कैपिटल अकाउंट किया था हमने, सबका स्ट्रक्चर सेम ही है। जैसे बीओटी अगर हम बात करें तो सबका स्ट्रक्चर सेम ही है। तीनों के अंदर आप क्या पढ़ोगे, पहले मीनिंग पढ़ोगे, फिर कंपोनेंट पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे, उसका बैलेंस पढ़ोगे, और फिर उसमें डिफरेंस पढ़ोगे। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम। यस और नो? यस सर। नाउ अब आगे चलें, आज ही क्लास स्टार्ट करें बच्चे। यस सर। सर ओमिशन जो है वो बीओपी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप बीओपी कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे बीओपी कैलकुलेट कर रहे हो तो मान लो कुछ वैल्यूज आपकी मिस हो गई, या आपने राउंड ऑफ करने में कुछ गलती कर दी हो, वो राउंड ऑफ करना भूल गए, तो ऐसे कुछ अगर आपको बाद में पता लगता है, पूरा बीओपी कैलकुलेट करने के बाद में आपको पता लगा कि यार ये स्टैटिकल एरर, बेसिकली जो स्टैटिकल एरर आ गई कोई, जो आपको बाद में पता लगता है, तो उसका फिर हम प्रोविजन बना देते हैं, मतलब उसका ऐड ऑन कर देते हैं। तो देखो अब ओवरऑल बीओपी का अगर हम बैलेंस निकाले तो अभी तक देखो हमने क्या समझा था, अभी तक हमने जो समझा कि करंट अकाउंट, देखो अभी तक हमने समझा सबसे पहले कि अगर आपको बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस निकालना है, कि बैलेंस ऑफ बीओटी, बताओ कैसे निकालोगे, एक्स माइनस एम, यस और नो? ये समझा हमने। बीओटी का बैलेंस हम कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स को करके हम कर लेंगे। और फिर इसके तीन पार्ट हो सकते हैं, ये क्या हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, और डेफिसिट हो सकता है। सरप्लस कब होगा, जब एक्सपोर्ट क्या हो जाए, बीओपी की जगह बीओटी आना चाहिए। हैं, हाँ सॉरी बीओटी, बीओपी की जगह बीओटी। यस। और ये बैलेंस कब होगा, जब एक्सपोर्ट इक्वल्स टू, और ये डेफिसिट कब होगा, जब एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट। ये हमने पढ़ा था बीओटी, यस और नो? यस सर। ना उसके बाद फिर हमने देखो नेक्स्ट जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, हाँ। करंट अकाउंट बीओपी में क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? एक तो होता है नेट ऑफ विजिबल्स, क्या पढ़ा था, नेट ऑफ इनविजिबल आइटम प्लस विजिबल आइटम, नेट ऑफ इनविजिबल आइटम्स प्लस नेट करंट ट्रांसफर आइटम और प्लस नेट इनविजिबल आइटम्स प्लस नेट करंट ट्रांसफर, या नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट, एक ही बात है। करंट ट्रांसफर में नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर एक ही बात है। तो ये इस तरीके से हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था बच्चे, दैट इज, क्या पढ़ा था, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, पीओपी। इसका फॉर्मूला क्या था, इनफ्लो माइनस यस, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। यहां तक हमने ये तीनों का बैलेंस निकालना सीख लिया था। अभी इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे तो फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले। अभी अगर आपके फॉर्मूले थोड़े कम समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं लास्ट में इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपको, देखना। तो अभी तक हमने ये किया। अब आज अगर हम बात करें कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ बीओपी, अगर हम ओवरऑल बैलेंस ऑफ बीओपी करें तो कैसे निकलेगा, ये कलर थोड़ी विजिबल है इस पे, ये तो नहीं होगा, विजिबल तो है सर। फिर भी कोई और ले लेते हैं, मतलब येलो ले लेते हैं ना। ओके, सो देखिए, बैलेंस ऑफ बीओपी, ये तो सही है। ओके, हाँ तो सर। बैलेंस ऑफ बीओपी की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ बीओपी ओवरऑल कैसे निकलेगा, वो आज बात करते हैं। उसी से फिर हमारे को एरर्स ओमिशन भी समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल बीओपी का बैलेंस कैसे निकलेगा, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस क्या हो जाएगा,
बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब अगर एरर्स ओमिशन का देखो ऑप्शनल है। अगर आपने बीओपी कैलकुलेट किया था और आपको लगता है कि उसमें कुछ स्टैटिकल एरर हुआ है तो आप एरर्स ओमिशन यहाँ ऐड करेंगे। अदरवाइज नोट एज ए कंपल्सरी पार्ट, अगर उसमें एरर्स ओमिशन कुछ हुआ है स्टैटिकल एरर तो आप उसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और ये इक्वल्स टू 0, तो ये ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। अब ये भी 3 तरीके से आ सकता है। एक क्या हो सकता है, ये जैसे -50 इक्वल्स टू 0 हो गया, एक हो गया 0 इक्वल्स टू 0, एक हो गया +50 इक्वल्स टू 0। तो ये वाला केस कौन सा है, डेफिसिट का, ये बैलेंस का, और ये क्या है, सरप्लस। ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये यहां तक क्लियर है ना। उसके बाद ये एरर्स ओमिशन वाला पार्ट समझ में आ गया बच्चे। देखो एरर्स ओमिशन क्या होता है, बेसिकली इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली। नाउ दस वी हैव ए थर्ड एलिमेंट ऑफ बीओपी अपार्ट फ्रॉम द करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट कॉल्ड एरर्स ओमिशन विच रिफ्लेक्ट इन द बीओपी। तो बेसिकली ये जो स्टैटिकल एरर्स होती है, अगर कोई स्टैटिकल एरर्स आपको रियलाइज होती है देन यू गो फॉर द एरर्स ओमिशन, अदरवाइज इज नॉट ए कंपल्सरी पार्ट। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब यहाँ आप देखोगे कि ओवरऑल बीओपी जो का बैलेंस निकलेगा उसमें मैंने बीओटी क्यों नहीं लिया, कौन बताएगा, हमने ये बीओटी वाला पार्ट क्यों नहीं लिया, व्हाट इज द रीजन? कैन आई? हाँ सर, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूड हाँ वही, वो नेट ऑफ विजिबल आइटम्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि विजिबल आइटम अपन को पता है एक्सपोर्ट में बेसिकली वो कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होता है। कैपिटल अकाउंट में विजिबल इनविजिबल दोनों आते हैं, तो इसलिए उसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही। तो ये इस वजह से ये हमने यह ले लिया। तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ बीओपी भी समझ में आ गया आपको। बैलेंस ऑफ इसका आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप एक स्टिकी नोट्स पे लिख के और अपने नोट्स में पेस्ट कर लेना। एक साथ हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, बाकी इसका जो यूज है वो हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, सारा फॉर्मूला सब कुछ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो बिल्कुल, बट ये फॉर्मूले आप एक साथ है ना सारे नोट कर लेना बच्चे, ठीक है। यस सर। तो अब एरर समझ, आज की क्लास स्टार्ट करें अब ना। अब देखिए ये जो टॉपिक है अकाउंटिंग सेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अकाउंटिंग सेंस और ऑपरेशनल सेंस। तो देखिए अकाउंटिंग सेंस में बीओपी ऑलवेज इज बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ डबल एंट्री। अब ये डबल एंट्री क्या होता है ये समझाओ, आंसर होगा इसका बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यस सर। सर हर एक एंट्री को डबल टाइम्स हमें रिकॉर्ड करना होता है। बेसिकली डेबिट साइड भी रिकॉर्ड होगा और एक बार क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड होगा। अब अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है लाइक इंपोर्ट, तो इंपोर्ट डेबिट साइड में भी आ रहा है और क्या आएगा, क्रेडिट साइड में भी आएगा। ये अकाउंट्स का रूल होता है कि दोनों एंट्री क्या होती है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो दोनों साइड रिकॉर्ड होती है। सो जब दोनों साइड रिकॉर्ड होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, वो बैलेंस ही होगा। तो इन अकाउंटिंग सेंस से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि वाई द बीओपी इन अकाउंटिंग सेंस इज ए बैलेंस बीओपी। तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बस उससे ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि डबल एंट्री की। और इसका एक फोर्थ वाला, ये वाली देखो, ये टेबल दिख रही है, सबको विजिबल है टेबल? यस सर। इस टेबल में देखो आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज डेबिट साइड, और यहाँ क्या लिखा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट साइड। अब यहाँ देखो आउट, इसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ लिखा हुआ है, इंपोर्ट भी हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब एक अकाउंट्स में क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो एक के लिए इंपोर्ट होता है, दूसरे के लिए क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो यूएसए के लिए क्या है, वो एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट हो गया। तो वो एक जो एक ही ट्रांजेक्शन से वो दोनों साइड आ गई, मतलब एक इंपोर्ट सेंस में आ गई, एक एक्सपोर्ट सेंस में आ गई। वैसे फिर ये यहाँ देखो इंपोर्ट वाला आ गया, ठीक है। इंपोर्ट अगर सर्विस का, गुड्स का दे रखा है, सर्विस का दे रखा है, तो वैसे ही देखो यहाँ यूनिलेटरल देख लो आप, यूनिलेटरल यहाँ भी आ रहा है और यूनिलेटरल यहाँ भी आ रहा है। फिर कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसीट। तो मतलब ये क्या होता है, अकाउंटिंग होता है, तो ये दोनों साइड आता है। तो मालूम है अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बैलेंस शीट का टोटली बड़ा मैच मुश्किल से होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि बैलेंस शीट का टोटल प्रॉपर तरीके से निकालना, तो उसके लिए प्रॉपर एंट्री करनी होती है। तो यही एक रिकॉर्ड होता है। तो एक सैंपल है आपके पास, ठीक है, सबको क्लियर होगा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? यस सर, क्लियर है हमें तो।
हाँ ना, Yes. हाँ अब आगे चलते हैं Yes, sir. ना। अब ऑपरेटिंग सेंस में बीओपी क्या होता है? ऑपरेटिंग सेंस में बीओपी की अगर हम बात करें तो इट मे बी सरप्लस, मे बी डेफिसिट और मे बी बैलेंस। ये ऑपरेटिंग सेंस में बेसिकली डिफरेंस आता है। अकाउंटिंग सेंस में आपने देखा था उस सैंपल में कि लास्ट में टोटल सेम आ रहा है, देख रहे हो आप, बिल्कुल एंड में देखा था आपने कि अकाउंटिंग सेंस में बीओपी बैलेंस होगा, मतलब दोनों साइड हमेशा टोटल सेम ही आएगा। वैसे देखो अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, बट लास्ट का जो टोटल आएगा ना वो हमेशा सेम आएगा। तो इसलिए वो क्या होता है कि अकाउंटिंग सेंस में बीओपी हमेशा क्या होता है? बैलेंस होता है। बट ऑपरेटिंग सेंस में कोई जरूरी नहीं, ऑपरेटिंग सेंस से मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे हम। तो जब फॉर्मूला लगा के हम, ये जो फॉर्मूले मैंने समझाया ना आपका, अभी मैं इनका ये सारे फॉर्मूले लगा के मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, तो वो एक्चुअल सेंस, वो ऑपरेटिंग सेंस माना जाएगा। जब हम फॉर्मूले अप्लाई करके उसका एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो वो होता है ऑपरेटिंग सेंस। और अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि डबल एंट्री, उसकी एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो अकाउंटिंग सेंस हो गया, और एक्चुअल कैलकुलेशन करते हो तो ऑपरेटिंग सेंस। और ऑपरेटिंग सेंस में बीओपी में भी सरप्लस, में भी डेफिसिट और में भी बैलेंस। यस और नो? 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है बच्चे। आई होप क्लियर है ऑपरेटिंग सेंस, अकाउंटिंग सेंस। Yes, sir. ना Yes, sir. उसके बाद आप देखो ये एज इट इज क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बच्चे इसको गलत करते हैं, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन आंसर एक साथ ही डाल दिया। आप देखोगे स्कैनर भी आपको मिलेगा तो आप स्कैनर में भी देखना, और बाकी भी आप देखोगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सैंपल पेपर में भी आया हुआ है कि हाउ इज करंट अकाउंट डेफिसिट इज फाइनेंस। अब करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है ये तो हम देख के चुके हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा, सरप्लस कब होगा और बैलेंस। ये आपके नोट्स में साफ लिखा हुआ है कि जब हमारे डेफिसिट जब होगा जब हमारे पेमेंट ज़्यादा होंगे, रिसीट्स कम होगी, ठीक है। तो जब करंट अकाउंट डेफिसिट है तो उसको हम बैलेंस कैसे करें, हाउ टू बैलेंस, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अब आप देखो एक बार इसको पढ़ो, आपको समझ में आ रहा है क्या? जस्ट रीड आउट करंट अकाउंट। ये तो पूरा ओवरऑल बीओपी बैलेंस कब होता है ये बता रखा है कि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वल्स टू 0। ये तो पूरा अकाउंट बीओपी बैलेंस होता है। तो ये बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, जब मान लो ये वाला क्या है, डेफिसिट है, तो फिर हमने उसको बैलेंस कैसे? सबसे पहला मेथड क्या है, बाय सेलिंग द एसेट्स, और फिर बाय बोरोइंग। तो देखिए अब सबसे पहला आ गया ये वाला पार्ट आ गया सबसे पहला। इन दिस केस जैसे कंट्री सेड टू बी बैलेंस पेमेंट इक्विलिब्रियम, द करंट अकाउंट डेफिसिट इज फाइनेंस एंटायरली बाय इंटरनेशनल लैंडिंग विदाउट एनी रिजर्व मूवमेंट। पहले लैंडिंग दे रखा है, पहले बी पॉइंट पहले बता रखा है और एसेट्स वाला बाद में बता रखा है। यहाँ जो ना ऑर्डर गलत लिखा हुआ है, आप इसको बी कर लेना, इसको ए कर लेना। पहले क्या बता रखा है, बोरोइंग बता रखा है, और बाद में फिर क्या बता रखा है, एसेट्स वाला बता रखा है कि ऑल्टरनेटिवली द कंट्री कुड यूज रिजर्व्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन ऑर्डर टू बैलेंस एनी डेफिसिट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिस इज कॉल्ड ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस। तो अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सर्विस का, गुड्स का, ये सारा कर रहे हैं। अब आपको पता है कि नॉर्मली जैसे इंडिया जैसी कंट्री डेवलप कंट्रीज होती है, तो यहाँ तो आप जानते हो इंपोर्ट हमेशा ज़्यादा होगा, तो डेफिसिट ही होगा, यस और नो? डेफिसिट ही होगा क्योंकि हम इंपोर्ट हमेशा ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, सब कुछ है। तो अब करंट अकाउंट में हमारा क्या होगा, ड्यू टू द इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज और विजिबल इनविजिबल की वजह से हमारा बीओपी मान लो क्या आ गया, डेफिसिट है। अब उसको बैलेंस करने के क्या तरीके, अगर हमारी गवर्नमेंट उसको बैलेंस करेगी तो हाउ टू बैलेंस इट। तो सबसे पहला काम है कि वो कैपिटल अकाउंट को यूज़ करेगी। कैपिटल अकाउंट को यूज़ करेगी तो आप कैपिटल अकाउंट में क्या आता है बताओ? आपने पढ़ा है कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग आता है, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, है ना, ये सारा पढ़ा है। उसके कंपोनेंट पढ़े हैं आपने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज चेंज द स्टेटस और लाइबिलिटीज ऑफ द कंट्री। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, वो कैपिटल अकाउंट से क्या करेगी, उसको बैलेंस करेगी। तो कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कैसे करेगी, जैसे बोरोइंग्स वाला पार्ट आ गया कि वो क्या करेगी, अब्रोड से क्या करेगी, बोरो करेगी, बोरो करके क्या करेगी, उसको बैलेंस करेगी, ठीक है। या फिर एसेट्स बेचेगी अब्रोड में, जो भी गवर्नमेंट के है वो एसेट्स बेचेगी। या फिर ऑफिशियल रिजर्व्स, मतलब गवर्नमेंट के जैसे रिजर्व्स है, गोल्ड है, उसके पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है, वो मार्केट में बेच के बैलेंस करेगी। तो इस तरीके से दो तरीके की यूज़ करेगी, एक वो कैपिटल अकाउंट से करेगी, मतलब बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट से। एफडीआई अलाउ करेगी इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई, जैसे अभी मोदी जी बार बार अब्रोड जाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि इंडिया में आओ, इन्वेस्टमेंट करो। तो इससे क्या होगा, इंडिया में अगर लोग आके इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इनफ्लो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आएगा फॉरेन, तो हमारा बीओपी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना, बोरोइंग से हो जाएगा। इसके अलावा फिर बाद में गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई बेसिकली क्या करेगी, अपने जो रिजर्व्स हैं,
जैसे गोल्ड का या फॉरेन करेंसी का, उससे भी वो क्या कर सकते हैं, उसको सेल करके। तो वो सेकंड पॉइंट है कि अल्टरनेटिवली द रिजर्व्स, ऑफिशियल रिजर्व्स मतलब रिजर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट और आरबीआई के जो रिजर्व्स होते हैं उनको बेच के भी वो कर सकती है। तो आई होप ये समझ में आ रहा है क्या, हाउ टू करंट अकाउंट जो है वो क्या होगा अकाउंट से यूज। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इसको इक्वल टू जीरो लाने के लिए एक तो ये कैपिटल अकाउंट यूज कर सकते हैं और एक ऑफिशियल रिजर्व्स, ये समझो आप तो बस, ठीक है। यस, समझ में आ गया। बाकी सारा आगे और ऑफिशियल रिजर्व आपको समझ में आ जाएगा, वो सब अभी अकोमोडेटिंग ऑटोनोमस आइटम से पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लगा लो भैया इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट स्टडी ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपके पास स्कैनर है तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनोमस आइटम्स को पढ़ते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ बीओपी मतलब ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बीओपी। ऑटोनोमस आइटम्स के अंदर पहले ये समझ लो अच्छे से कि ऑटोनोमस आइटम्स में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बीओपी आती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बीओपी क्या क्या होता है बताओ, विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, ऑटोनोमस आइटम्स। अब ये ऑटोनोमस आइटम्स होते क्या है, बाय नेम इज क्लियर। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, आपको मोबाइल फोन परचेज करना है, तो आप मोबाइल फोन परचेज करेंगे तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे आप, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन हाउ टू परचेज ए मोबाइल सेट। So, firstly we will research about, firstly we will decide a range के पहले बजट, पहले आप अपना खुद का बजट देखेंगे, 50,000 1 लाख वॉट एवर जो भी एक बजट आपका होगा। उसके बाद में फिर आजकल तो गूगल में सर्च मारेंगे, फिल्टर मारेंगे और उस रेंज में सारा आ जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ आपके पास मोबाइल आ जाएंगे, फिर उनके कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे, फिर उन कॉन्फ़िगरेशन में बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, वैल्यू फॉर मनी, और फिर फाइनली आप बाई करेंगे। फिर आके बताएंगे कि देखो मेरा बेस्ट बाइंग है, वाई, बिकॉज इस अमाउंट में इससे बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ सकते। तो ये आप एज ए कंज्यूमर हम जब बाई करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। एज ए प्रोड्यूसर अगर मैं कोई काम करूँगा तो मेरा मोटिव होगा प्रॉफिट। अब आप ये देखो, जब आपने मोबाइल खरीदा तो क्या आपने ये सोचा कि यार ये जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करूंगा या करूंगी, क्या वो इंपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, डोमेस्टिक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम में हम केवल अपना सेटिस्फेक्शन देखते हैं, हमारे को ये नहीं मतलब कि उससे हमारा बीओपी डेफिसिट होगा, सरप्लस होगा, बैलेंस होगा, कोई मतलब। तो इसका मतलब ऑटोनोमस आइटम्स आर दोज आइटम्स विच क्या होंगे, डन बाई प्राइवेटली एंड विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट एंड सेटिस्फैक्शन। अगर वो कंज्यूमर है तो उसका सेटिस्फैक्शन मोटिव होगा, और अगर वो प्रोड्यूसर है तो उसका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा। सो दीज आर दोज ट्रांजेक्शंस विच आर डन बाय प्राइवेटली और बेसिकली द मोटिव ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिट। अब दे आर कॉल्ड द अबव द लाइन ट्रांजेक्शंस, इनको बोलते हैं अबव द लाइन ट्रांजेक्शन। व्हाई दे आर कॉल्ड अबव द लाइन ट्रांजेक्शन, बिकॉज बीओपी कैलकुलेट होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, ये होते हैं। बीओपी बाद में कैलकुलेट होता है, पहले भाई आप बीओपी कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जब तक ये ट्रांजेक्शन्स होगी नहीं तो फिर बीओपी कैसे। तो ये बीओपी कैलकुलेट बाद में होता है, ये ट्रांजेक्शन्स पहले होती है। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड अबव द लाइन। इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट सेटिस्फैक्शन। कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। एंड दे आर नॉट कंडीशनड कि बीओपी, जैसे मैंने आपको बताया, आप क्या इसमें ये कंडीशन होगा कि आपका बीओपी सरप्लस होगा, बैलेंस होगा, नो, दे आर नॉट कंडीशन कि बीओपी सरप्लस और डेफिनेट। गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेयर नहीं होता है। तो देखो ये सारे फीचर्स यहाँ लिखे हुए हैं। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अर्न प्रॉफिट या सेटिस्फैक्शन, जो भी कंज्यूमर, these items are recorded first item before the calculating, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, above the line। मतलब बीओपी बाद में कैलकुलेट होगा, पहले ये आइटम्स ट्रांजेक्शन्स होगी। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेड टू बी सरप्लस और ऑटोनोमस रिसीट्स आर ग्रेटर और लेस देन। तो मतलब बीओपी सरप्लस डेफिसिट इन्हीं की वजह से होता है बेसिकली। तो बीओपी सरप्लस डेफिसिट होता है तो उन्हीं के, अगर हमने ज़्यादा इंपोर्ट कर लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेफिसिट, और अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, सरप्लस। तो ये बेसिकली बीओपी को सरप्लस डेफिसिट में भी ये फैक्टर रोल प्ले करते हैं। इनमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। दे डन बाई प्राइवेटली, द मोटिव सेटिस्फैक्शन एंड ऑल दे कॉल द अबव द लाइन, और दे आर नोट कंडीशन की बीओपी क्या होता है, सरप्लस और डेफिसिट। आई होप ये समझ में आ गया क्या मीनिंग एंड इसके फीचर्स। यस सर, यस। अब इसका वाइस वर्सा कर दो। तो डिस्काउंट अभी भी चल रहा है, अभी ऑफर हमारा खत्म नहीं हुआ है, बाई 1 गेट 1। तो आप वही अकोमोडेटिंग आइटम्स, बस जस्ट वाइस वर्सा, दीज आर दोज ट्रांजेक्शन डन बाय द गवर्नमेंट विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द कंट्री,
और वो क्या था, प्राइवेट सेक्टर और द मोटिव प्रॉफिट एंड सेटिस्फैक्शन, तो वाइस वर्सा हो गया। दे कॉल्ड द बिलो द लाइन, बिलो लाइन क्यों, क्योंकि बीओपी कैलकुलेट होने के बाद होता है, तो दैट्स वाई दे कॉल्ड बिलो द लाइन। दे आर कंडीशन विद द बीओपी ऑफ बैलेंस, ये इसीलिए होते हैं अकोमोडेटिंग, देखो बाय नेम इज क्लियर, अकोमोडेट, जो बीओपी को अकोमोडेट करते हैं, जो बीओपी को बैलेंस करते हैं। ऑटोनोमस मतलब जो विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो बाय नेम भी क्लियर है, ऑटोनोमस आइटम्स जो विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट और प्रॉफिट और सेटिस्फैक्शन और प्राइवेटली करते हैं। अकोमोडेटिंग मतलब दे आर गोइंग टू डन फॉर द अकोमोडेट द बीओपी, मतलब बाय बैलेंसिंग, ये इसीलिए होते हैं कि हमारा बीओपी अगर सरप्लस है, डेफिसिट है, तो उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगी वो सारी की सारी क्या होगी, अकोमोडेटिंग आइटम्स होंगे। तो ये बाय नेम ही क्लियर है, अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो इसका मीनिंग हो गया यार कंडीशन के बीओपी सरप्लस हो, ये बैलेंस हो, दे कॉल्ड द बिलो द लाइन, ठीक है। तो ये सारे इसके वाइस वर्सा सारे फीचर्स हमने कर दिए। तो देखो मीनिंग के बेसिस पे, तो मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप अच्छी मीनिंग डेफिनेशन में बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट बना रहे ऑटोनोमस आइटम्स आर दोज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस या आइटम्स which done by privately sector with the motive of satisfaction and profit. Accommodating are those economic activities or items which done by the government for the motive of social welfare। तो ऐसे प्रॉपर डेफिनेशन आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद में स्टेट ऑफ, जैसे हमने कहा था कि ऑटोनोमस आइटम्स आर नोट कंडीशन की बीओपी सरप्लस होगा डेफिसिट। जैसे आपने मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया, आप जब मोबाइल फोन खरीदेंगे तो आप कभी नहीं देखेंगे कि बीओपी सरप्लस होगा डेफिसिट, है ना, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जबकि अकोमोडेटिंग आइटम्स होते इसीलिए ताकि बीओपी को क्या किया जाए, बैलेंस किया जाए। और उसके बाद में फिर ऑल्टरनेट नेम की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, अबव द लाइन, बिकॉज ऑटोनोमस आइटम्स जो है वो बिफोर कैलकुलेटिंग ऑफ बीओपी होता है, तो इसको अबव द लाइन बोलते हैं और इसको बिलो द लाइन बोलते हैं। फिर आ गया अकरेंस, जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं उसमें क्या आता है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बीओपी जो क्या होता है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो तो डेली बेसिस पे होते हैं, मतलब दे आर रिकरिंग इन नेचर, वो ऑन गोइंग होते हैं, डेली बेसिस पे भी होते हैं, मंथली भी होते हैं। बट जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होंगे वो तो पूरे साल का बीओपी कैलकुलेट होगा और साल में एक बार ही होगा, यस और नो, वंस ए ईयर, वो नॉन रिकरिंग होते हैं। तो जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं वो नॉन रिकरिंग होते हैं और ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं वो रिकरिंग होते हैं। आई होप ये डिफरेंस क्लियर है क्या बच्चे सारा ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए ये अगेन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल रिजर्व्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स क्या होती है कि द ट्रांजेक्शन्स विच इज डन बाय द आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या द ट्रांजेक्शन विच रिलेटेड टू द ऑफिशियल रिजर्व्स। अब ऑफिशियल रिजर्व्स क्या होता है, रिजर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू द फॉरेन करेंसी, गोल्ड, वो सारा रिजर्व्स, जैसे आपने उसमें एक्सचेंज रेट में ही पढ़ा था। तो ऑफिशियल रिजर्व्स मतलब रिजर्व्स ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफ द फॉरेन करेंसी और गोल्ड्स और वो सारा। तो ये डेफिनेशन आप बना सकते हैं कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स क्या होती है। अब देखो बच्चे यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, वो ध्यान से समझना है। जो हमने ये पढ़ा था ना सारा फॉर्मूले, अब इस फॉर्मूले में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना अब आप यहाँ, इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं यहाँ इसी फॉर्मूले के अंदर अगर मैं यहां क्या ऐड कर दूं, प्लस सॉरी प्लस में क्या कर दूं इसमें ORT, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, तो बीओपी ऑलवेज विल बी बैलेंस्ड। अगर हम इस फॉर्मूले में ORT ले लें, ORT मतलब ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स, तो जैसे हम इसमें ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स को ऐड कर देंगे तो बीओपी हमेशा ही क्या होगा, ऑपरेशन सेंस में भी बीओपी क्या होगा, पहले तो अकाउंटिंग सेंस में बीओपी क्या होता था, बैलेंस। अब अगर आपको ऑपरेशनल सेंस में भी बीओपी को बैलेंस करना है तो उसमें ORT ऐड कर दो, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। अब मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे सपोज आपने बीओपी कैलकुलेट किया विदाउट ORT और उसमें आपका कितना आ गया, -50 आ रहा है। आपने अभी ORT नहीं लिया, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, और -50 आ रहा है। तो जैसे ORT क्या होती है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन वो होती है अकोमोडेटिंग आइटम्स, मतलब गवर्नमेंट करेगी वो किस लिए, ताकि उसको बैलेंस करे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जितना ये माइनस आया उतना वो अपना रिजर्व सेल कर देगी। ORT यही तो होगा। ORT का मतलब ही क्या है, बाइंग एंड सेलिंग। आप ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि व्हाट इज ORT, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, इट रिलेटेड टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स फॉर द बैलेंसिंग ऑफ बीओपी। वेरी सिंपल डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन होती यही है कि फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द बीओपी, तो ये हो इसीलिए होती है। तो जैसे ही सपोज ये माइनस में आएगा तो उतना ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, वो उतना अपना रिजर्व्स में से उतना गोल्ड या फॉरेन करेंसी सेल आउट कर देगी। तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और ये सरप्लस आ गया तो क्या होगा, उतना खरीद लेगी, मतलब अपने रिजर्व्स को बढ़ा लेगी।
तो इसका मतलब ओवरऑल बीओपी क्या होगा बच्चे? बैलेंस ही होगा। यस और नो? तो यही देखो इसमें बता रखा है, देखिए इधर सबसे पहले बता रखा है कि ऑफिस रिजर्व्स आर शोन एज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट बीओपी, देन ऑलवेज बैलेंसेस। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहां शो करेंगे कैपिटल अकाउंट के साथ ही आता है, कैपिटल अकाउंट और इसके साथ आ गया, जैसे ही शो करेंगे बीओपी हमेशा क्या होगा? ऑलवेज बैलेंस हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा वो मैंने आपको समझा, आगे भी लिखा हुआ है। ऑटोनोमस रिसीट्स एंड ऑटोनोमस पेमेंट गिव द, ऑटोनोमस पेमेंट की वजह से क्या होता है? ऑटोनोमस आपने पढ़ा था ना कि ऑटोनोमस आइटम्स क्या करता है? बीओपी को या तो सरप्लस कर देगा, या डेफिसिट कर देगा, बैलेंस कर देगा। क्योंकि ऑटोनोमस आइटम्स का मतलब ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक इम्पोर्ट, विजिबल, इनविजिबल। तो वो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए तो वो क्या हो जाएगा? सरप्लस। इंपोर्ट ज़्यादा हो गए तो उसकी वजह से ऐसा होता है। उसके बाद द सेंट्रल बैंक में फाइनेंस द डेफिसिट ऑफ बैलेंस पेमेंट बाय रिड्यूसिंग रिजर्व्स। तो अगर डेफिसिट है तो मैंने आपको बताया था कि डेफिसिट होगा तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस जितना भी अमाउंट होगा उतना ऑफिशियल रिजर्व्स मतलब ओआरटी में जो आरबीआई है वो क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा अपने रिजर्व्स, मतलब वो सेल कर देगा। तो देखो ये यहीं लिखा हुआ है कि द सेंट्रल बैंक में फाइनेंस डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय रिड्यूसिंग रिजर्व्स ऑफ, मतलब ऑफिशियल रिजर्व्स को सेल कर देगा, एंड दिस विल बी शोन द डिक्रीज इन। तो डेफिनेटली वो सेल करेगा तो हमारे ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज हो जाएंगे। एंड वाइस वर्सा द सेंट्रल बैंक में यूज सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट टू परचेज द फॉरेन रिजर्व्स। जैसे ये मान लो सरप्लस होगा तो उतना वो क्या कर लेगा? खरीद लेगा, और ये क्या होगा? हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। बताओ यहां तक समझ में आ गया कि 1 2 3 4 पॉइंट में कोई दिक्कत है तो पहले ये बताओ। इट इज थर्ड और फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां तक फोर्थ तक क्लियर है क्या? बताओ। अब जैसे थर्ड के अंदर बता रखा है कि अगर हमारा बीओपी डेफिसिट होगा मतलब वो जीरो से कम आ रहा है तो क्या करेगा बताओ सेंट्रल बैंक? अगर हमारा बीओपी का बैलेंस, अभी आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे, जब बैलेंस जीरो से कम आ गया तो फिर ओआरटी क्या होगी? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस वो सेल करेगा। क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। यस सर। क्यों? क्योंकि वो जो माइनस है वो उसको बेच के वो पैसा लेके आएगा और बराबर करेगा। और अगर सरप्लस है तो क्या करेगा? जितना अपने पास पैसा ज्यादा आ गया तो उसको यूज करेगा, अपने रिजर्व्स बढ़ा लेगा ताकि बाद में काम आएंगे फ्यूचर में। यस और नो? 1 2 3 4 यहां तक क्लियर है? अब देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां हमेशा कंफ्यूजन होता है, और वो है इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन। देखो, और जो डिक्रीज होगा, जैसे ये इस टाइम में जब डिक्रीज हुआ तो वो क्या होगा? नेगेटिव साइन से होगा। और जो पॉजिटिव साइड, सॉरी पॉजिटिव था वो क्या होगा? नेगेटिव से। में क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व, ये रहा इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स इंडिकेटेड बाय नेगेटिव। अब एक बताओ, जब इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव क्यों दिखा रहे हैं? ऑफिशियल रिजर्व्स तो बढ़ रहा है, फिर उसको नेगेटिव क्यों दिखा रहे हैं? कोई बता सकता है? तो ऑफिशियल रिजर्व हमारा बढ़ रहा तो नेगेटिव कैसे हुआ? ये तो कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर जब खर्च हो रहा है, अपने पास से पैसा आउटफ्लो हो रहा है पैसे का, इसलिए नेगेटिव कैसे आया? वो तो पैसा आ रहा है ना, तो नेगेटिव कैसे हुआ? और जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हुआ? पॉजिटिव कैसे हो गया? जबकि पैसा जा रहा है, हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स कम हो रहा है, सॉरी ऑफिशियल रिजर्व्स हमारा कम हो रहा है, फिर भी हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, और ऑफिशियल रिजर्व्स बढ़ रहा है फिर भी हम उसको नेगेटिव। वाई? कोई बता सकता है? क्या रीजन है? क्योंकि जब हम ऑफिशियल रिजर्व्स, जब सरप्लस होगा तो हम ऑफिशियल रिजर्व्स क्या करेंगे? बाई करेंगे। इसका मतलब हम क्या बाई कर रहे हैं? हम करें गोल्ड, फॉरेन करेंसी, ये बाई कर रहे हैं। तो अब वो बाई करने के लिए पैसा क्या हो गया? बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो हमेशा क्या माना जाएगा? नेगेटिव। हालांकि हमारी एसेट्स बढ़ रही है बट आउटफ्लो हो गया। जैसे हमने पढ़ा था ना, कैपिटल अकाउंट में पढ़ा था कि जैसे हमने हमारे मान लो एप्पल ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, वो इनफ्लो है, हालांकि हमारे एसेट्स कम हो रही है। और जैसे टाटा ने अगर यूएसए में किया तो वो हमारा क्या है? एसेट्स बढ़ रही है बट वो आउटफ्लो माना जाएगा। सेम वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा बीओपी सरप्लस होगा तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने रिजर्व्स बढ़ाएगी। जब रिजर्व्स बढ़ाएगी तो एसेट्स तो बढ़ेगी बट पैसा क्या चला जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। सेम अगर डेफिसिट है तो वो सेल करेगी, इसका मतलब हमारी एसेट्स तो कम होगी बट इनफ्लो होगा। तो इस तरीके से ये कंसिडर होता है, ठीक है? तो ये इसलिए यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है प्लस माइनस पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि सरप्लस में क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है तो वो आउटफ्लो हो गया तो वो नेगेटिव है, हालांकि एसेट्स बढ़ रही है। और डेफिसिट में क्या हो रहा है? एसेट्स कम हो रही है, पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है, क्योंकि हम बेच रहे हैं तो उस वजह से वो इनफ्लो हो रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में ये होता था इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। यस सर। वैसे ही क्लियर है क्या? यस सर।
ना उसके बाद अब देखो डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बोलते बताओ, व्हाट डू मीन बाय डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी? सर डिसइक्विलिब्रियम डेफिसिट डेफिसिट जब ज्यादा डेफिसिट हो जाए, ज्यादा सरप्लस हो जाए, सरप्लस बैलेंस नहीं होगा। हाँ बस बैलेंस ना हो, तो बैलेंस नहीं होगा तो क्या हो सकता है? सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। तो डिसइक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया कि डिसइक्विलिब्रियम मतलब विच इज नॉट इक्विलिब्रियम, नॉट बैलेंस इट, इसका मतलब आइदर वो क्या हो सकता है, डेफिसिट और सरप्लस। अब ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि कब वो डेफिसिट होगा, कब सरप्लस होगा, और उसका क्या मतलब है, सारा हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसको कैसे बैलेंस करते हैं वो सारा पढ़ चुके हैं। बट अभी क्वेश्चन जो है ये हालांकि इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली टॉपिक इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इनडायरेक्टली इस पर कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई ओपिनियन बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको एडिशनल पढ़ रहे हैं, बट नॉलेज होना चाहिए। तो अब देखो अगर बीओपी क्या होगा, अब हमने ये तो देख लिया कि हाउ टू कैलकुलेट और सरप्लस डेफिसिट और वो सब देख लिया, बट अब दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द रीजंस, क्या रीजन है जिसकी वजह से कभी बीओपी सरप्लस हो जाता है, कभी डेफिसिट हो जाता है, उसके रीजंस क्या होते हैं? तो उन रीजंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इकोनॉमिक फैक्टर्स, देन पॉलिटिकल फैक्टर एंड देन सोशल फैक्टर। तो ये दीज आर द 3 कैटेगरीज हैं जिनकी वजह से हमारा बीओपी कभी सरप्लस होता है, कभी डेफिसिट होता है और डिसइक्विलिब्रियम होता है। तो अब देखिए इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होगा, सबसे पहला अब इनको मैं फटाफट बताऊंगा क्योंकि ये कोई ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और बेस्ट पॉइंट याद करने, डिटेल आप मन से भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले आ गया यूज, जैसे इंडिया है, इंडिया आज एक क्या डेवलप कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया क्या करेगा, डेवलपमेंट पे बहुत खर्च करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग, तो डेफिनेटली इंडिया जब ज़्यादा खर्च करेगा तो उसके ज़्यादा इंपोर्ट भी होंगे, सब कुछ होगा, तो इंडिया का बीओपी हमेशा ही क्या होगा बताओ, डेफिसिट ही होना है, यस और नो? तो डेवलपमेंट पे खर्चा अगर ज़्यादा आप करते हो तो डेफिनेटली आपका बीओपी डेफिसिट होगा, तो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। वैसे ही बिजनेस साइकिल, जैसे आपने देखा था कि जो इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल आता है, क्या होता है बिजनेस साइकिल, या हम टाइम लेते हैं, सर फ्रीक्वेंट अकर्स ऑफ एडी एंड एस लेते हैं, इक्विलिब्रियम लाइन, तो ये बूम्स रिसेशन, ये सारा क्या होता है, बिजनेस साइकिल होता है। तो जो बिजनेस साइकिल आता है फ्रीक्वेंटली, तो ये जो बिजनेस साइकिल आता है तो इसकी वजह से जैसे मान लो ये बूम की कंडीशन आ गई, तब बीओपी आराम से क्या हो सकता है, सरप्लस। जब डिप्रेशन आ गया, जैसे अभी कोरोना की वजह से जो आया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना पड़ा। तो किसी कंट्री में अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बिजनेस साइकिल आता है तो उसका बीओपी हमेशा डिसइक्विलिब्रियम में ही रहेगा, तो क्योंकि उसको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है ना। इन्फ्लेशन, जैसे आज हमारी कंट्री में ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, तो बताओ बीओपी क्यों डेफिसिट होगा, कोई बता सकता है? अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो वाई बीओपी इज डेफिसिट? सर क्योंकि लोग कम खरीदेंगे, हमारा प्रोडक्ट कम खरीदेंगे, तो इसका मतलब वो सस्ता प्रोडक्ट बाहर से खरीदेंगे फिर, और बाहर हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं होगा। जब हमारा प्रोडक्ट महंगा होगा ना तो एक्सपोर्ट होगा ना डोमेस्टिक डिमांड होगी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट महंगा, और कंज्यूमर को कोई मतलब नहीं, कंज्यूमर को तो उससे मतलब जो प्रोडक्ट सस्ता होगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो अगर हमने इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में ज़्यादा हो गया तो हमारे एक्सपोर्ट भी नहीं होंगे और हमारा डोमेस्टिक डिमांड भी खत्म हो जाएगी, तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। चलो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब आप देख रहे हो, आपने पढ़ा था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है, सपोज से फॉर $1 इक्वल्स टू, मान लो ये ले लिया हमने 70 रुपीज़, अब अगर ये $1 इक्वल्स टू क्या हो गया, ₹80 हो गया, तो हमारा बीओपी सरप्लस होगा डेफिसिट होगा, कौन बताएगा? सर डेफिसिट। अरे सर सरप्लस होगा, डेफिसिट होएगा। सरप्लस होगा ना, इसमें एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स क्या होते हैं, ओ यस सर, बट हाँ अपनी करेंसी की वैल्यू तो डाउन हो गई ना। उससे नहीं मतलब, वो तो डाउन होगी, बट हमारा बीओपी तो सरप्लस कब होता है, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट। तो आपको पता है कि जब हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन होता है तो उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट्स हाँ, बढ़ते हैं और हाँ, इंपोर्ट, हाँ, सर। ठीक है। और यहाँ क्या होगा, सपोज ये हो गया कि $1 इक्वल्स टू, अगर ये ₹60 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स कम होंगे और इंपोर्ट्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे बीओपी को इफेक्ट करेगा, यस और नो? यस सर। उसके बाद चलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो जैसे जो कंट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होगा, जैसे आज इंडिया सेकंड नंबर 1 हो गया अभी, तो इंडिया अपनी डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल कर ही नहीं पा रहा, तो फिर वो ज़्यादा इंपोर्ट करेगा, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसलिए ज़्यादा इंपोर्ट करने पड़ेंगे, यस और नो? तो ये सारे क्या हो गए, इकोनॉमिक रीजंस। के बाद सर पॉलिटिकल, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे आप पाकिस्तान को देखते हो, श्रीलंका को देखते हो, बांग्लादेश को भी आपने देखा, तो जितनी भी कंट्रीज होती है, जैसे ये अरब कंट्रीज है, यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है,
उनका बीओपी हमेशा डेफिसिट रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से ना तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ना बाहर के लोग, क्योंकि उसमें रिस्क होती है कि यार बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, वहाँ हमेशा वॉर रहती है या पॉलिटिकल, तो वहाँ पॉलिसी सब चेंज होने की, तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं फिर वहाँ रिस्क लेना नहीं चाहते। तो जब वो रिस्क लेना नहीं चाहते तो फिर वो क्या होता है कि वहाँ प्रोडक्शन होगा नहीं, तो वो ज़्यादातर फिर वो इम्पोर्ट पे डिपेंड रहेगा। तो ये भी एक रीज़न होता है। देन उसके बाद में पॉपुलिज्म पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है वोट बैंक के लिए, जैसे कोई गवर्नमेंट अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वेस्टफुल खर्चा कर देती है, उनको फ्री में सब कुछ दे देती है, तो वो भी एक क्या होगा, उससे गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी, ज़्यादा इंपोर्ट करेगी, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया पॉलिटिकल। अब सोशल, जैसे आ गया चेंज इन, आजकल हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा जो वेस्टर्नलाइजेशन हो गया, आज हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिमांड ना करके हम फॉरेन प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं। तो ये भी एक हमारा क्या होता है कि वेस्टर्नलाइजेशन होने से हम ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंड होने लग गए। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मान लो शर्मा जी अगर 4 व्हीलर ले आए तो गुप्ता जी को नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये इनके घर में गाड़ी आ गई, हमारे घर में गाड़ी नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर वो क्या करेंगे, ज़बरदस्ती कार खरीद लेंगे, चाहे उसको वीक में एक बार ही चला रहे हैं, मंथ में एक बार ही, बट वो मान लो कार खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, उसका अननेसेसरी लोन आएगा, ईएमआई होगी और उसका डेप्रिसिएशन भी होगा। सेम वैसे कंट्रीज़ में होता है, कंट्रीज़ भी क्या करती है, एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट करती है, अननेसेसरी अपना क्या करती है, एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट करके ज़्यादा खर्चा कर देती है, तो उस वजह से क्या होता है, ज़्यादा बर्डन आ जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का। तो दीज आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से बीओपी क्या हो जाता है, डेफिसिट और सरप्लस हो सकता है। ये बहुत इजी से पॉइंट है, और जस्ट रीड आउट द पॉइंट्स एंड डिटेल अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं।